नमस्कार दोस्तों, आज IAS पॉइंट की टीम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आई हुई है। यहाँ MA डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से UPSC से रिलेटेड तैयारी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ के MA डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं विमल जी। विमल जी से हम जानना चाहेंगे कि अवध यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, इतनी फेमस क्यों है अवध यूनिवर्सिटी। और जैसा कि अयोध्या का इतिहास तो वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक है और राम मंदिर का निर्माण भी इधर चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में। सर देखा जाए तो अयोध्या की पहचान जो है बाय द लॉर्ड ऑफ रामा ही है, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली अवध यूनिवर्सिटी इज़ एक्चुअली द डोमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस रीजन। सर इसमें क्या है, आसपास के करीब 7-8 मेरे ख्याल से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सभी जितने भी कॉलेजेस हैं करीब 600 डिग्री कॉलेजेस सब एसोसिएट हैं इसी से। और सर इसका जो इतिहास रहा है वो बहुत प्रॉस्पिक्यूरियस रहा है। यहाँ से बड़े बड़े लोग, अभी देखिए वहाँ दिल्ली में मिनिस्टर हैं, उनमें आप गवर्नमेंट में, वो भी यहीं से पढ़े थे। और कपिल मिश्रा जी हैं, वो भी दिल्ली के ही हैं भाजपा के, वो भी यहीं से पढ़कर पास आउट हुए थे। और सर ऐसे मुझे इतना नाम तो नहीं ध्यान है बहुत पुराने लोगों का, और बहुत एक से एक थे। तो सर ये जो है इससे पहले क्या था कि 1975 में एक अमेंडमेंट पास किया गया स्टेट गवर्नमेंट से, और उसी के अनुसार फिर इस संस्था की स्थापना की गई। जब शुरुआत हुई तो काफ़ी कुछ नहीं था, लैंड एक्विजिशन भी नहीं थे, बहुत छोटी सी, वो भी किराए की बिल्डिंग पर शुरू किए थे। लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे इसका बढ़ता गया सब, तो अभी आप देखिए इधर 30-35 सालों में काफ़ी कुछ गेन कर चुका है। अब NAC की इसमें रैंकिंग भी हो रही है, शायद A ग्रेड मिले। तो सर बहुत ही क्या कहते हैं ना, बहुत मैं सॉरी प्रभावित हैं यहाँ आकर के। हाँ सर, बहुत ज़्यादा। तो विमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है। अगर बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, जैसा हम जानते हैं कि अगर स्टेट लेवल की तैयारी करने के लिए हमको जाना है कहीं, तो हम इलाहाबाद प्रयागराज जाते हैं जी। और UPSC की तैयारी करने जाना है तो हम दिल्ली जाते हैं जी। तो यहाँ का यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों के अनुकूल कितना है और प्रतिकूल कितना है। सर मैं तो कहूँगा कि 100%, 100% से भी ऊपर। यहाँ पर कोई भी कैंपस के अंदर कोई राजनीति नहीं है, कुछ कहीं का नहीं है। टीचर्स इतने कन्वीनियंट हैं हम लोगों के लिए, मतलब कि उतना शायद जो अपने वो पेरेंट्स होते हैं वो भी उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते जितना भी ये सर खरे सर गए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं हम। और पूरे यूनिवर्सिटी का किसी भी उसका बिल्डिंग का देखिए, किसी डिपार्टमेंट का, बहुत ही 110% बहुत ही स्टडी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है। और सर कई सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीचिंग स्किल है वो कैसी रहती है यहाँ की। सर यहाँ पे बहुत लाजवाब है। और सर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यूनिवर्सिटी की वो ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद फिर टीचर्स उतना अपना बेस्ट देते नहीं। यहाँ पर क्या है, जो सबसे बेस्ट हैं, जो कभी किसी डिग्री कॉलेज में थे, पढ़ाते थे, वहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में उनका, और मैं सर सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए हर जगह। खरे सर हैं, मीनू मैम हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो केवल इस मोटिव से नहीं पढ़ाते कि हमें पैसा चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, दूर दूर तक अपना वो बेस्ट देते हैं। शायद वो जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब किए थे वहाँ भी अपना उतना बेस्ट नहीं देते थे। तो सर वाकई में बहुत अच्छा है सब कुछ। तो विमल जी, हम चाहते हैं कि जो हमारे चैनल IAS पॉइंट से जुड़े हुए बच्चे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज शेयर करिए जिससे कि और मोटिवेट हो सकें, अपनी तैयारी को और सुगम और सहज बना सकें। जी सर, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने जो भी इनिशिएटिव शुरू किया है, इस तरह से बच्चों के, स्टूडेंट्स के बीच में जो कन्वर्शिएट कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया अप्रोच है कि हर बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक लेवल पे सबको उस चीज़ के बारे में पता चले कि ये जो क्या है ना सर, हमारे यहाँ एक हवा बना हुआ है हर एक चीज़ को लेकर, कि अभी देखिए कि जो बहुत मल्टी टैलेंटेड होगा वही केवल UPSC निकाल सकता है। और सर ऐसे देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स हु वर वेरी एवरेज इन देयर स्टडी एंड दे टॉप्ड एंड गेन अ क्रीमी रैंक्स। तो सर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें आपकी, और हम तो चाहते हैं कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े, उस चीज़ का इस कैंपस में है, आप हैं, आपका चैनल है, बहुत अच्छा सब कर रहे हैं।
तो उस तरह का माहौल बने और हम लोग बाहर न जाना पड़े, यहीं पे करें जो करें। थैंक यू विमल जी। थैंक यू। यूपीएससी की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रहती है, जो पहलू रहता है, वो रहता है कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, किस स्ट्रेटजी से हम पढ़ाई करें कि हमको यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल हो सके। इसी एक अहम मुद्दे पर, एक अहम क्वेश्चन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राय जानने वाले हैं पंकज जी की। पंकज जी, आप हमें ये बताइएगा, हाउ कैन मेक बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? Sir, the first thing that I want to say that any strategy that we make, it cannot be said as a best, because कोई भी strategy जो हम होती है वो उसमें जो हमारा हार्ड वर्क होता है वो बनाता है किसी भी strategy को बेस्ट। और अगर देखा जाए तो शायद ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है Yes, जो कि यूपीएससी के हर एस्पिरेंट के द्वारा पूछा जाता है। तो स्ट्रैटेजी एक्चुअली में यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और दूसरी बात ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है एंड सपोज टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया विच इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आई थिंक द फ्रॉम द होल ऑफ द इंडिया, फ्रॉम द होल ऑफ द नेशन, फ्रॉम एवरी कॉर्नर स्टूडेंट पार्टिसिपेट एंड अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। तो इसलिए इतने सारे बच्चों के बीच में किसी ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना सच में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए स्ट्रैटेजी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये हर स्टूडेंट के द्वारा अपनी अपनी बनाई जाती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर एक अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उनकी अपनी एक एलिजिबिलिटी होती है और एक अलग ही तरह का अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है वो दो तरह की होती है, पहली सेल्फ एंड देन इंस्टीट्यूशनल। तो जो हमारी सेल्फ और इंस्टीट्यूशनल दोनों स्ट्रैटेजी है वो कुछ बेसिक पॉइंट्स पे ज़रूर निर्भर करती है। पहला, हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हमें यूपीएससी ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। तो सेकंड थिंग, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा हार्डवर्क, ये दो चीज़ें यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे अहम रोल निभाती हैं। तो और इन्हीं से हमारे पता चलता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी यूपीएससी एग्ज़ाम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। सो इट्स नीड अ रेगुलर वर्क एंड रेगुलर हार्ड वर्क, अ रूटीन हार्ड वर्क, बिकॉज एक दिन में ये तैयार नहीं होने वाला और हमें काफ़ी लंबा वक्त लेना पड़ता है इसकी तैयारी के लिए। और बहुत लंबा वक्त के होने के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी गेन करने होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट द प्रैक्टिकल एंड द थियरी एंड अबाउट द फील्ड एक्सपीरियंस। क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम एक देश और वहाँ के लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी वी कैन से इफ वी आर नॉट रनिंग इन कंसिस्टेंसी देन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यूपीएससी, because consistency is very necessary for UPSC examination. Yes, of course, because consistency is really very important. As every processor, when we are in classes or we are in a graduation level or lower level, then every teacher first suggests us that study but on a regular behalf. अगर आप डेली 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं then there is a no certain possibility for gain a good marks. तो स्ट्रैटेजी हमेशा रूटीन के अकॉर्डिंग रेगुलर ही होनी चाहिए, तभी हम किसी भी एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपना। और सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हम अच्छा परफॉर्म करें, एक्चुअली में जो रेगुलर हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो रेगुलर प्रिपरेशन होती है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। बिकॉज व्हेन वी रीड अ क्वेश्चन टुडे एंड वी गेट अ आंसर, देन इट्स फील अस लाइक अ कॉन्फिडेंट, टू मच कॉन्फिडेंट। सो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर डालने की कोशिश करते हैं। तो एक जो मोटिवेशन होता है वो भी स्ट्रैटेजी से ही आता है हमारे। प्लीज गिव सम मोटिवेशनल टिप्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। देखिए, जैसा हमने कहा कि जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो, और जो हमारा एक मोटिवेशन होता है वो भी हमारी स्ट्रैटेजी से ही आता है। तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन का जो हमने आज पढ़ा है उसका आंसर हमें मिलता जाएगा डेली, तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे अंदर से। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें जब हमारे क्लियर एम से मिलती हैं तो ही जा कर के हमारा जो फोकस है वो बिल्डअप होता है, और ये हर पर्सन के ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो हमें जो भी स्ट्रैटेजी है वो रेगुलर बिहाफ पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी एक्चुअली में होती क्या है। स्ट्रैटेजी वो होती है जो हमें किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए बनाई जाती है, और उसमें हम अपना इफ़र्ट, अपना कॉन्फिडेंट और अपना हार्डवर्क डालते हैं, जिससे हम उस चीज़ को अचीव कर सकें जो हमारा सपना होता है। अब एज अ वाइड रेंज,
because of UPSC have a vast syllabus Vast syllabus, yes. and it has a very difficult exam pattern also. So अगर हम ध्यान से देखें तो यूपीएससी के इतने कठिन सिलेबस के होने के बावजूद इसे निकालने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ बेसिक पॉइंट्स पर निर्भर करती है. द फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस, वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द बेसिक थिंग्स. सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम किसी सारी बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखें. जैसे कि एनसीईआरटी की किताबें 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं की जो होती हैं वो हमें बेसिक नॉलेज देती हैं, एंड दैट गिव अस द क्वेश्चंस ऑल्सो, and that give the curve on the brain, so we can curve the answer from the not inside and from the outside and the experiences on practical behalf also. So इससे हमारा बेसिक क्लियर होता है. एंड आफ्टर द कवरिंग द सिलेबस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे एक बात और ध्यान देने लायक है, दैट फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग. द वन पर्सन दैट who is starting from the graduation level, then he must have focused on his syllabus, with the subject syllabus on his graduation level. So it's gonna be eased on a selective points, and it's gonna be eased on a some papers, optional papers, which is known as an optional paper in the UPSC examination. तो अगर वो ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होती है और ये उनको बेनिफिट देते हैं. ठीक है. पंकज जी, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट यू वांट टू से अबाउट IS Point? Sir, like on my personal behalf, it's a good institution, and every institution which is provide its effort to its student that they can qualify or they can gain its dream, it's an honorable thing, because we have to respect every student and every teacher who is putting their all and who is actually apart from very away from their houses, giving their best for their aim. So on my opinion, that it's a good thing, and IS Point actually doing their great on this behalf. Okay, thank you so much पंकज जी. Thank you, sir. आप सबको मेरा नमस्कार. मैं अभिनव तिवारी देव, अवध विश्वविद्यालय का छात्र, आप सबके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मैं कुछ अपने विचार अलग अलग जो है क्राइटेरिया में जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले 4 पंक्तियाँ जो है हमारे विश्वविद्यालय के लिए. सरयू की उर्वर धरती पर अरुणाचल के प्रांगण में, सरयू की उर्वर धरती पर अरुणाचल के प्रांगण में ज्ञान रश्मियाँ बिखर रही हैं अवधपुरी के आंगन में. इस पावन अभिनव बेला पर, इस पावन अभिनव बेला पर सरस्वती का पावन धाम अवध विश्वविद्यालय इसका शुभ पावन नाम. मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा 4 पंक्तियों के द्वारा. ध्यान दीजिएगा कि ज़िंदगी से ज़िंदगी का वास्ता जिंदा रहे, ज़िंदगी से ज़िंदगी का वास्ता जिंदा रहे, हम रहें जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे. मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गज़ल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे. और IS Point जैसे कि हम देख रहे हैं कि गरीबों और वंचितों जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी काम कर रही है, और इसके अलावा ही ऑनलाइन और ऑफलाइन पटल पर भी काफ़ी इन लोगों के द्वारा सहयोग हो रहा है. तो इनके लिए 4 पंक्तियाँ हैं कि गरीबों वंचितों असहाय जनहित में सदा हम हैं, गरीबों वंचितों असहाय जनहित में सदा हम उनके साथ हैं जो आर्थिक सुविधा में अक्षम हैं. सभी माध्यम से हर एक पटल पर सात छात्रों के IS Point की यह संस्था सर्व रूपों में सक्षम है. एक मेरी रचना है जो कई जगह प्रकाशित हो चुकी है, फैजाबाद की आवाज़ में और विश्व उत्कर्ष में भी. एक बार मुझे इसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है, तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. ये जो है नारी उत्पीड़न पर है. जैसे कि हम देखते हैं आए दिन जो है नारियों पर अत्याचार होते रहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, बाल कन्या हत्या और दहेज प्रथा आदि आदि. तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ. जिस भू की आधारशिला में तिरस्कार भी पीड़ित है, जिस भू की आधारशिला में तिरस्कार भी पीड़ित है, वसुंधरा के भवन कलंकित और दरबार भी पीड़ित है, उस धरती की कलम कभी भी प्रीत नहीं लिख पाएगी, गीली स्याही प्रेम सुधा के गीत नहीं लिख पाएगी, गीली स्याही प्रेम सुधा के गीत नहीं लिख पाएगी. नीलकंठ के ग्रीवा तल से माहुर उतर गया होगा, नीलकंठ के ग्रीवा तल से माहुर उतर गया होगा, इंतकाल का काल रूह की जब तक सिहर गया होगा, जी करता बिन पढ़े फाड़ दूं पन्ने सब अखबारों के, इंतकाम का तिलक खींच दूं मस्तक पर अंगारों के, इंतकाम का तिलक खींच दूं मस्तक पर अंगारों के. जिसकी चरणों की धूरी को स्वर्ग बताया जाता है, जिसकी चरणों की धूरी को स्वर्ग बताया जाता है, जिसको देवी रूप बनाकर अर्ध चढ़ाया जाता है, जिस देवी ने गाथा लिख डाली संपूर्ण समर्पण की, जिसके मुख की झलक देख सूरज सौरी हो दर्पण की, जिसके मुख की झलक देख सूरज सौरी हो दर्पण की.
वो देवी जो लोरी गाए सुप्त अंधेरी रातों में, वो देवी जो लोरी गाए सुप्त अंधेरी रातों में, जिसका स्तनपान सजोता जीवन को नवजातों में, चुटकी भर रोली पर जो सर्वस्व समर्पित करती हो, जिसकी एक रेशम डोरी भी जीवन रक्षित करती हो, जिसकी एक रेशम डोरी भी जीवन रक्षित करती हो। इस धरती पर जन को जाया जय देवी कल्याणी की, इस धरती पर जन को जाया जय देवी कल्याणी की, जो लक्ष्मी स्वरूपा है अवतरण बीड़ा पाड़ी की। घर से निकली उस देवी को खतरा है चौराहों से, घर से निकली उस देवी को खतरा है चौराहों से, उसका दामन जोखिम में है तृष्णा लिप्त निगाहों से। जिन मांगों ने सपने देखे थे रोली सिंदूरों से, जिन मांगों ने सपने देखे थे रोली सिंदूरों से, जिसकी बिंदिया आज सजोए थी प्रीतम के अधरों से। ये मेरे जीवन की सबसे दर्द भरी पंक्तियाँ हैं जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जिन मांगों ने सपने देखे थे रोली सिंदूरों से, जिसकी बिंदिया आज सजोए थी प्रीतम के अधरों से, जिस करतल को मेहंदी रचवानी थी माँ के हाथों से, जिस करतल को मेहंदी रचवानी थी माँ के हाथों से, जिस अर्थी की डोली उठनी थी बाबा के कंधों से, जिस अर्थी की डोली उठनी थी बाबा के कंधों से, उस बिटिया के अरमानों का चीरहरण क्यों कर डाला, उस बिटिया के अरमानों का चीरहरण क्यों कर डाला, भोली भाली चंदनिया को चंद्रग्रहण क्यों कर डाला। काँप रहा है देव हृदय, काँप रहा है देव हृदय से आही बन आंसू छूट गए, पल भर में रेशम डोरी के सारे धागे टूट गए। मैं भी तेरे साथ चलूँगा काश पिता ने टोका होता, मैं भी तेरे साथ चलूँगा काश पिता ने टोका होता, दिशाशूल का और हल देकर काश जो माँ ने रोका होता, काश भाई कच्चे भाग धागों के पक्के वचन निभा पाता, ब्रह्मा की सृष्टि रचना में वह दिन नहीं लिखा होता। प्यारी गुड़िया माफ़ हमें मत करना हम अपराधी हैं, प्यारी गुड़िया माफ़ हमें मत करना हम अपराधी हैं, तेरी राखी के वचनों के मर्दक हैं अभियोगी हैं। अभी रुचवन हत्यारों को जिंदा लाश बनाएंगे, फिर बिलखेंगे नैन समाधि पर रोएंगे अश्र बहाएंगे। मर्दों के कर्तव्य बताने होंगे उन नामर्दों को, मर्दों के कर्तव्य बताने होंगे उन नामर्दों की को, भीख मौत की मांगे ऐसा दर्द मिले बेदर्दों को, उनको भी जलना होगा, उनको भी जलना होगा जो जिंदा चिता जली होगी, उनको भी जलना होगा जो जिंदा चिता जली होगी। प्रसोद भाई का प्रायश्चित होगा, गुड़िया को श्रद्धांजलि होगी, गुड़िया को श्रद्धांजलि होगी। वीणा पाड़ी शारदे का ज्योति पुंज धाम है, वीणा पाड़ी शारदे का ज्योति पुंज धाम है, हाथ जोड़ दंडवत हो कोटि सा प्रणाम है। वीणा पाड़ी शारदे का ज्योति पुंज धाम है, हाथ जोड़ दंडवत हो कोटि सा प्रणाम है। नीर बिंदु रक्त सिराओं में संचरित हुए, नीर बिंदु रक्त सिराओं में संचरित हुए, सीलमय सुगंध हवाओं में संकलित हुए। प्राणवायु हर हृदय की सभ्यता का ग्राम है, प्राणवायु हर हृदय की सभ्यता का ग्राम है, हाथ जोड़ दंडवत हो कोटि सा प्रणाम है। सिद्ध सदा ज्ञान शील एकता का धाम है, सिद्ध सदा ज्ञान शील एकता का धाम है, सभ्यता दयालुता कृतज्ञता स्वभाव है। सद्गुणों का संकलन है हर हृदय में राम है, सद्गुणों का संकलन है हर हृदय में राम है, हाथ जोड़ दंडवत हो कोटि सा प्रणाम है। शांति का संदेश व्याप्त त्याग की उपासना, शांति का संदेश व्याप्त त्याग की उपासना, पंच लक्षणों से पूर्ण छात्र बिंद साधना, पंच लक्षणों से पूर्ण छात्र बिंद साधना। स्वदेश हित प्रभाव भाव, स्वदेश हित प्रभाव भाव वंदना का नाम है, हाथ जोड़ दंडवत हो कोटि सा प्रणाम है। वीणा साड़ पाड़ी शारदे का ज्योति पुंज धाम है, हाथ जोड़ दंडवत हो कोटि सा प्रणाम है।